जय संघ शक्ति। आज जो अपने वेबिनार की सीरीज चल रही है विभिन्न विषयों पर छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के पेज पर, उस सीरीज के तहत आज हम अगला विषय जो ले रहे हैं वह विषय है ग्राम सभा। ग्राम पंचायत जो होती है उसमें सरपंच होते हैं, फिर उसके बाद ग्राम पंचायत होती है और उसके बाद में ग्राम पंचायत का जो चयन करती है वो ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा में सभी मतदाता शामिल होते हैं। तो उन सब मतदाताओं में से मिलकर जो ग्राम सभा बनती है, उस ग्राम सभा के क्या अधिकार होते हैं, क्या उसके दायित्व होते हैं, किस तरह से पूरी ग्राम सभा काम करती है, इस विषय पर हमारे को राम सिंह जी और प्रताप सिंह जी उमास, राम सिंह जी चरकड़ा जो पंचायत राज में लंबे समय से सक्रिय हैं, आपके भाई साहब रेगुलर सरपंच रहे हैं तीन टर्म से और इस विषय में निरंतर काम करते हैं। इसी तरह से प्रताप सिंह जी आरटीआई के माध्यम से पंचायतों से संबंधित खूब बड़ा काम देखते हैं। आप एडवोकेट हैं, राजस्थान हाईकोर्ट में जयपुर आप बैठते हैं, तो आप दोनों इस विषय में पूरी जानकारी हम सबको देंगे। शुरुआत करें राम साहब। पहले राम सिंह जी बताएंगे। राम सिंह जी लेफ्ट हो गए, वो शायद राम सिंह जी लेफ्ट हो गए। प्रताप साहब आप शुरू करो, आगे राम साहब आगे। हाँ राम साहब शुरू करो, आपके नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद कोई। जय संघ शक्ति। जय संघ शक्ति, शुरू करें। आज हम लोगों ने तय किया है कि इस तरह से ग्राम सभाएं क्या काम करती है उस पर हम चर्चा करेंगे। ग्राम सभा क्या होती है, किस तरह से कार्य करती है, उसके अधिकार क्या है, उसके कर्तव्य क्या है। मूल रूप से हमारे संविधान में, गणतंत्र में 4 तरह की सभाएं स्थापित है: लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और ग्राम सभा। चारों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सभाएं हैं जो पूरे देश को चलाती हैं, देश की व्यवस्थाओं को संभालती है, देश में कानून बनाने का काम करती है और नियम कायदों को स्थापित करती है। इस तरह से लोकसभा देश की सर्वोच्च सभा है और राज्यसभा उसकी सबॉर्डिनेट सभा है। उसी तरह राज्य की विधानसभा जो है वो एक राज्य की सबसे सर्वोच्च सभा है जो नियम और कायदे कानून बनाने का काम करती है। उसी तरह चौथी सभा जो है वो ग्राम सभा है और सबसे मूल जो सभा है वो ग्राम सभा है, क्योंकि इन तीनों सभाओं में, बाकी जो तीनों सभाएं हैं, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, इन तीनों ही सभाओं में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जाते हैं, जबकि ग्राम सभा एकमात्र ऐसी सभा है जिसमें जनता खुद भागीदार है, जनता खुद उस सभा की सदस्य होती है। ग्राम सभा मूल रूप से एक पंचायत, ग्राम पंचायत की सारी मतदाता सूची जो है उसमें शामिल सभी लोग उस ग्राम सभा के सदस्य के रूप में नामित होते हैं। तो ग्राम सभा सबसे यूं माने, अगर देश के गणतंत्र में अगर देखें, लोकतंत्र की व्यवस्था को अगर देखें, तो ग्राम सभा सबसे मजबूत सभा है, क्योंकि उसमें आम जनता की सीधी भागीदारी है। और जब आम जनता की सीधी भागीदारी किसी सभा में हो तो वो सभा सबसे मजबूत भी होगी, सबसे कारगर भी होगी। पंचायत राज एक्ट 1994 में जब ये लागू किया गया तब ये तय किया गया कि पंचायतों का गठन होगा, पंचायतों के चुनाव होंगे और जो काम देश की संसद करती है वही गांव की संसद करे। गांव की संसद अपने कानून खुद बनाए, अपनी व्यवस्थाएं खुद बनाए, अपना बजट खुद बनाए, अपनी विकास योजनाएं खुद बनाए, ताकि उस गांव की क्या मूल समस्याएं हैं, उस गांव में क्या विशेषताएं हैं, उस गांव की क्या परेशानियां हैं, उस बात को संसद तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, सरकार तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। इस काम को करने के लिए ग्राम सभाओं का निर्माण किया गया। ग्राम सभाओं के माध्यम से पंचायत चुनाव होते हैं, जिसमें एक प्रमुख के रूप में सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच, इनका निर्वाचन ग्राम सभा के जो मतदाता हैं वो लोग करते हैं। अब ग्राम सभा कैसे काम करती है इस पर, क्योंकि आज हमारी चर्चा इस पर है। एक राजस्व ग्राम जो ग्राम पंचायत है, तो सभी मतदाता
इस ग्राम सभा के भागीदार होंगे। अलग अलग तरीके से जब 1994 में पंचायत राज एक्ट लागू हुआ था, तब ये तय किया गया था कि ग्राम सभाएं साल में 2 बार होगी, जैसे अभी लोकसभा और विधानसभाएं होती है। लेकिन उसके बाद उसकी आवश्यकता ज्यादा पड़ी कि ग्राम सभाओं को ज्यादा संख्या में होना चाहिए। तो बाद में तय किया गया कि 4 बार ग्राम सभाएं होगी साल में। फिर राजस्थान पंचायती राज एक्ट में अभी प्रावधान ये है, प्रति माह 5 तारीख और 20 तारीख को ग्राम सभा की बैठकें अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। ग्राम सभा की बैठकें प्रति माह अब हमारे राजस्थान में होती है। इससे पहले सरपंच को उस बात का नोटिस पंचायत मुख्यालय पर लगाना होता है कि इतनी तारीख को ग्राम सभा होनी है, क्योंकि अब तारीखें तय है तो वो तारीखें उसी तारीखों पर होती है। इसके अलावा ग्राम पंचायत का कोई भी, ग्राम सभा का कोई भी सदस्य, यानी उस गांव का कोई भी वोटर अगर ये चाहे कि ग्राम सभा होनी चाहिए, तो 10% लोग लिखकर नोटिस दे सकते हैं कि हम ग्राम सभा चाहते हैं। तो किसी भी दिन वो जब चाहे 15 दिन के नोटिस पर ग्राम सभा का आयोजन करवा सकते हैं। इसके अलावा विकास अधिकारी जो पंचायत समिति के हैं, वो अगर चाहें कि स्पेशल किसी ओकेजन पर ग्राम सभा करवाई जानी चाहिए, तो वो इस बात के लिए 15 दिन का नोटिस देकर ग्राम सभाओं का आयोजन करवा सकते हैं। मूल रूप से ग्राम सभा एक संसद और विधानसभा का छोटा रूप है, लेकिन वास्तव में ये उनसे बड़ा रूप है, क्योंकि विधानसभाओं में और संसद में हम चुनकर जो प्रतिनिधि भेजते हैं वो काम करते हैं, लेकिन ग्राम सभा में सीधी जनता की भागीदारी है। आम जनता, आम वोटर जो है उस पंचायत का, की सीधी भागीदारी अगर किसी सभा में है, ग्राम सभा है। ग्राम सभा बहुत महत्वपूर्ण सभा के रूप में काम करती है, और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि किसी भी ग्राम पंचायत में वार्षिक बजट हो, वार्षिक प्लानिंग हो, लाभार्थियों की सूचना तैयार करनी हो, ऐसे कोई भी काम जो ग्राम पंचायत करेगी उन्हें ग्राम सभा से अनुमोदित करवाया जाना अनिवार्य है। जिस तरह से लोकसभा और विधानसभा में कोई भी कानून बनता है या बजट प्रस्ताव आता है, उसे विधानसभा और लोकसभा में पारित करवाया जाना अनिवार्य है। उसी तरह गांव का कोई भी बजट बनेगा, गांव का कोई भी विकास का प्लान बनेगा, चाहे वो वार्षिक प्लान हो, गांव के लिए कोई भी कानून बनेगा जो ग्राम पंचायत बनाएगी, चाहे वो कब्जों से संबंधित हो, चाहे आबादी भूमि के अलॉटमेंट से संबंधित हो, ऐसे सारे काम ग्राम पंचायत को ग्राम सभा से अनुमोदित करवाने के बाद ही किए जा सकते हैं। तो इस मायने में अगर हम देखें तो ग्राम सभा अपने आप में बहुत बड़ी सभा के रूप में काम करती है। लोकसभा और विधानसभा राज्यसभा के बाद चौथी ऐसी सभा है जो कानूनन जिसके पास अधिकार प्राप्त है और एक अपने आप में स्वायत्त संस्था के रूप में काम करती है। मैं प्रताप सिंह जी को कहूँगा कि वो ग्राम सभा किस तरह से काम करती है और क्या उसके अधिकार हैं, क्या उसके कर्तव्य हैं, इस पर चर्चा शुरू करें, उसके बाद फिर अगली बात शुरू करेंगे। प्रताप सिंह जी धन्यवाद। हाँ, आपकी फोटो वीडियो ऑन कराओ प्रताप साहब का, आपके फोटो नहीं दिख रही है। हाँ, अरे सर, ग्राम पंचायतों का जो इतिहास है वो प्राचीन काल से ही चला रहा है। प्राचीन काल से, और जब गांव में पंच परमेश्वर होते थे, पंचों को परमेश्वर कहा जाता था, उनकी कही हुई बात को पूरा गांव मानता था। वो सामूहिक निर्णय जो अब होते हैं, वो पहले पंच परमेश्वर 5 पंच हो जाते थे, या जो भी गांव के जो प्रमुख पंच होते थे वो तय कर देते थे, उनको परमेश्वर की एक संज्ञा दी गई हुई थी। रियासतकालीन अपने जो इतिहास देखें उसके अंदर अनेक रियासतों ने अपनी अपनी राज्य के अंदर, जैसे बीकानेर राज्य ने अपने यहाँ पे एक एक्ट पारित किया हुआ था पंचायती राज का। प्रत्येक पंचायत के अंदर सरपंच, पंच
निर्धारित किए हुए थे, उनकी एक अपनी आवश्यकता के अनुसार वो एक नियुक्ति देते थे। पहले चुनाव नहीं होते थे, लेकिन डायरेक्ट एक नियुक्ति देते थे, वो रियासत द्वारा दी जाती थी। राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज को लागू करने वाली रियासत बीकानेर रियासत थी। 1924 के लगभग उन्होंने पंचायती राज अधिनियम लागू कर दिया था अपने आप। उसके बाद आजादी के बाद देखते हैं तो 1959 में पंडित नेहरू के लिए कहा जाता है, पंडित नेहरू ने आकर के और नागौर से इसकी 2 अक्टूबर 1959 को और नागौर से इसकी शुरुआत की थी। उससे ठीक पहले 1953 में राजस्थान का पंचायती राज अधिनियम लागू हो गया था। तो पंचायत का जो गौरव राजस्थान को प्राप्त हुआ, ठीक उसी प्रकार से एक गौरव राजस्थान को और प्राप्त हुआ है। पंचायत के अलावा, पंचायत में ग्राम सभाओं के अलावा वार्ड सभाओं का भी जो गौरव है वो राजस्थान को प्राप्त है, अन्य किसी राज्य को प्राप्त नहीं है अभी तक। जो गांव की ग्राम सभाएं हैं, अगर उन पर बात करें, प्रत्येक ग्राम पंचायत की कम से कम 2 ग्राम सभाएं अनिवार्य है। अनिवार्य रूप से अभी जैसे 2 तारीखें निर्धारित कर दी है, कई जगहों पे नहीं होती है। ग्राम का जो प्रत्येक नागरिक जो उस वोटर लिस्ट में है वो उस ग्राम सभा में शामिल हो सकता है। अमूमन होता ही है कि ग्राम सभाओं में हम नागरिकों की भूमिका लगभग शून्य होती है, जिसके कारण से वो अपने हिसाब से प्रस्ताव लिख लेते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो जाकर के प्रस्ताव लिखवाते हैं। जब चीजें बन जाती है, बजट पारित हो जाता है, बजट का व्यय हो जाता है, उसके बाद कहते हैं कि ये सरपंच ये खा गया, ग्राम सेवक ये खा गया, लेकिन हमारे लोगों की जो उस वक्त भूमिका होनी चाहिए वो शून्य होती है। अब उसकी जो पूर्ति है, गण पूर्ति जो ग्राम सभाओं में करते हैं सरपंच वगैरह, वो नरेगा में जाकर के वहां की लेबर से सिग्नेचर करवा करके उसकी गण पूर्ति करवा लेते हैं। जबकि होना यह चाहिए कि वहां के जो 10% लोग हैं या जो उपस्थित पंच हैं, उनकी उपस्थिति के 10% जो है उनके कंपलसरी है। ग्राम सभा की बैठकें, ग्राम सभा के एक सार्वजनिक स्थान पर अगर ग्राम पंचायत भवन मौजूद है तो उसमें होगी, अन्यथा किसी सार्वजनिक स्थान पर होगी। प्रत्येक ग्राम सभा की प्रत्येक माह में कम से कम 2 बैठकें अनिवार्य कर दी गई है। अभी वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमास में की जाने वाली बैठक ग्राम पंचायत के लेखा जोखा और आगामी जो पूरे साल भर का जो विकास करना है उसके ऊपर ये सभाएं रखी जाती है कि गांव में कहाँ कुंड बनना चाहिए, कहाँ सड़क, बिजली, पानी, नाली, सीवरेज, पार्क, खेल, नेटवर्क की प्रॉब्लम है शायद। वर्ष में कितना काम हुआ, कितना पेंडिंग रहा है, उस पर भी विचार किया जाता है। उसका भौतिक निरीक्षण किया जाता है, उसका जो वित्तीय है, वित्तीय निरीक्षण भी किया जाता है कि सरपंच ने कौन सा पैसा कहाँ खर्च किया है, किस मद में खर्च किया है, कितना खर्च किया है, कितना बकाया है। इन सब का जो है निरीक्षण कोई भी नागरिक ग्राम का जिसका वोटर लिस्ट में नाम है वो कर सकता है। बाकी ग्राम सभा के जो करते हैं उसमें सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का वार्ड सभा द्वारा अनुमोदित योजनाओं में से जो पहले योजनाएं हो गई है उस पे विचार विमर्श करना और नई योजनाओं को बनाना। जो भी गांव में गरीब है या जो जरूरतमंद व्यक्ति है उसके लिए योजनाओं का क्रियान्वयन करना आदि इसमें आता है। तो लगभग यही है ग्राम सभा के कर्तव्य। अब मूल बात यह है प्रताप साहब कि ये तो सैद्धांतिक पक्ष हुआ ग्राम सभा का कि ग्राम सभा गांव के सभी जो मतदाता होते हैं उन सभी मतदाताओं की एक सभा होती है और उस सभा में सभी लोग वो स्वतः स्फूर्त सदस्य होते हैं, उनका कोई निर्वाचन नहीं होता जैसे विधानसभा या लोकसभा के लिए होता है। जो मतदाता है वो अपने आप में उसका सदस्य, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। दूसरी बात यह है कि ये ग्राम सभा एक तरीके से पूरी पंचायत की मालिक है। ग्राम सभा का सदस्य है
वो पंचायत में उतना ही बड़ा भागीदार है जितना सरपंच है, बिल्कुल सैद्धांतिक रूप से। यही मायने में उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है ग्राम सभा। सरपंच के पास अधिकार सीमित हैं, ग्राम सभा के पास असीमित अधिकार है। जब तक ग्राम सभा से कोई कानून या वित्तीय कोई प्रस्ताव या विकास की कोई योजना प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होगा, तब तक वो पंचायत उस काम को नहीं करवा पाएगी। बैठक रजिस्टर में लेना होगा उसको, ग्राम सभा के। हाँ, तो ये जैसे अपन विधानसभा और लोकसभा में देखते हैं कि वित्तीय जो बजट है, वित्तीय बिल होता है, वो जब तक लोकसभा और राज्यसभा पारित नहीं करती तब तक सरकार उसमें से 1 रुपया खर्च नहीं कर सकती। ऐसे के ऐसे ग्राम सभा जब तक उसको पारित नहीं करेगी तब तक सरपंच या ग्राम पंचायत या ग्राम सचिव उसमें से 1 रुपया खर्च नहीं कर सकता। सैद्धांतिक रूप से ये है, लेकिन व्यवहार में ये नहीं हो रहा है। उसका क्या कारण है, उसमें कैसे कोई व्यक्ति भागीदार हो सकता है, इस विषय पे बात करें। व्यवहारिक रूप से तो अगर देखें तो कोई भी गांव का व्यक्ति, गांव में कोई भी काम चल रहा है, वहां जाकर के भौतिक निरीक्षण करने तक की जहमत नहीं उठाता है। काम चल रहा है, कहां से अनुमोदन हुआ है, कौन से बजट में पिछले वर्ष का काम है कि इस वर्ष सैंक्शन हुआ है, कौन सी वित्तीय योजना है, 5वीं है, 4थी है, उसको कोई मतलब नहीं है। गांव में जब सरपंच मोटरसाइकिल से स्कॉर्पियो, बोलेरो और फॉर्च्यूनर में आ जाता है, तब वो कहता है कि गांव का बजट गड़बड़ा, खा गया है। क्या ये खा गया? उसको ये नहीं पता है कि कहां से बजट आ रहा है, कहां लग रहा है। उसमें शुरू से अगर भागीदारी रखे प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नहीं तो कुछ गांव के 10 या 15 जागरूक नागरिक भी पूरे गांव में उसमें भागीदारी निभाए, प्रॉपर रूप से ग्राम सभा आयोजित नहीं की जा रही है, तो उसकी शिकायत विकास अधिकारी, जिला परिषद, जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त को भेजे हुए, तो निश्चित रूप से इन पे नियंत्रण रहेगा। दूसरा, जब भी जागरूक नागरिक वहां जाएगा, जागरूक कह दे या जो वहां गांव का पढ़ा लिखा इंसान या जो भी जिम्मेदार व्यक्ति, आम भाषा में तो उसको जिम्मेदार व्यक्ति कह दे, लेकिन वो अगर जब तक इसको पूरी तरह ग्राम सभा की शुरू से लेकर लास्ट तक की पूरे रजिस्टर की देखभाल, वहां लेखा जोखा जो रखा होता है, रखते तो है ही नहीं, उसको रखवाना चाहिए कह करके, उसकी रिकॉर्डिंग करे, बाकायदा रिकॉर्डिंग करके, और उसमें कोई कमियां हो तो उसको सरपंच ग्राम सेवक को वहीं पे बतावे। जो अधिकारी ग्राम खंड विकास अधिकारी या उसका कोई नॉमिनेट अधिकारी वहां पर ग्राम सभा में उपस्थित नहीं हुआ है तो उसको भी बुलाए, पहले समझाइश के तौर पर, भाई ऐसा मत करो आप, हमारे गांव में ऐसा नहीं चलेगा। प्रॉपर रूप में अगर वो शामिल हुए ग्राम सभाओं में तो निश्चित रूप से इन पे नियंत्रण रहेगा और इन ग्राम सभाओं का जो उद्देश्य रखा गया था वो पूरा होगा। हाँ, राम साहब कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था, इस विषय ये पंचायती राज एक्ट में बहुत सुंदर प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहला इसमें प्रावधान है कि वार्ड सभा, पंचायत में भी जो वार्ड है उनकी वार्ड सभा में उस वार्ड में क्या विकास होना है उसका प्रस्ताव बनता है। एक छोटा वार्ड में 200-300 लोग होते हैं, मुश्किल से 200-300 वोटर हो सकते हैं, तो उस वार्ड में क्या विकास कार्य होना है, उस विकास कार्य की जो प्रस्ताव है वो वार्ड सभा से बनकर निकलता है। और उस पिछले साल उस वार्ड में क्या कार्य हुआ उसका भौतिक सत्यापन भी वार्ड सभा करती है। वो वार्ड सभा का प्रस्ताव ग्राम सभा की जब बैठक होती है तो उसमें रखा जाता है, और सभी वार्ड सभाओं का जो प्रस्ताव है उस पर ग्राम सभा ये चर्चा करती है कि इन वार्डों में ये जो प्रस्ताव आए हैं विकास के, इनमें से किसको प्राथमिकता देनी चाहिए, तो प्राथमिकता से क्या काम विकास के होंगे, इस बात की चर्चा फिर ग्राम सभा में होती है। और पिछले कामों का अनुमोदन भी होता है कि क्या काम सही हुए, गलत हुए, क्वालिटी वाइज सही हुए कि नहीं हुए, ये सारा काम इसमें ऑन रिकॉर्ड होता है और ये कानूनन होता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है, कोई एहसान नहीं करता, ना कोई पंचायत एहसान करती है, ना कोई सरपंच एहसान करता है, ये कानून में लिखा हुआ है। इसके बाद ग्राम सभा के पास एक बहुत बड़ा अधिकार है निगरानी समिति के गठन का। निगरानी समिति 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, या जितने काम चल रहे हैं उतनी हो सकती है। उसकी कोई लिमिटेशन तय नहीं है कि 1 होगी या 2 होगी, जितनी ग्राम सभा चाहे उतनी निगरानी समितियां बना सकती है। एक ही काम की 2-3 बना सकती है या एक काम अलग अलग कामों की बना सकती
वैसे वो कितनी भी बना सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है कि कितनी निगरानी समितियां होगी। लेकिन निगरानी समिति का काम ये होगा कि जो पंचायत काम कर रही है उसमें वो निगरानी रखेंगे कि काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्वालिटी सही है कि नहीं है, बजट पूरा खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो अनुमोदित प्रस्ताव था उसके अनुरूप काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सारी इसकी रिपोर्ट अगली जो ग्राम सभा की बैठक है उसमें वो रखी जानी चाहिए। और दूसरा, इस निगरानी समिति का एक मुख्य विशेषता यह है कि उसमें ना तो कोई सरपंच शामिल हो सकता है, ना उप सरपंच शामिल हो सकता है, ना वार्ड पंच शामिल हो सकता है। इसमें सिर्फ गांव की जो ग्राम सभा का जो सदस्य है, केवल सदस्य जो है वो शामिल हो सकता है। निगरानी समिति में कोई भी पंचायत का व्यक्ति शामिल नहीं हो सकता। पंचायत का कोई भी व्यक्ति, चाहे सरपंच हो, उप सरपंच हो, चाहे वार्ड पंच हो, चाहे ग्राम सेवक हो, वो उसमें शामिल नहीं हो सकता। उसमें साधारण जो आदमी है, गांव का जो वोटर है, वो उसमें व्यक्ति रह सकते हैं, उसमें 2 रह सकते हैं, 4 रह सकते हैं। संख्या भी ग्राम सभा तय करती है कि कितने लोगों की निगरानी समिति बनानी है और कितनी बनानी है, कितने कामों के लिए बनानी है। उनकी रिपोर्ट पर अगली ग्राम सभा में इस पर चर्चा होती है कि काम कैसा हुआ। वो निगरानी समिति की रिपोर्ट पर पंचायत को जवाब देना पड़ता है ऑफिशियली। जो निगरानी, जैसे जिस तरह से अपने संसद की ऑडिट कमेटी है, सीएजी जिसको कहते हैं, उसी तरह की एक तरह से सीएजी की तरह ही एक निगरानी समिति का गठन ग्राम सभा कर सकती है। जिस तरह सीएजी का गठन लोकसभा करती है और लोकसभा के सारे कार्य या सरकार के सारे कार्यों की निगरानी सीएजी रखती है और वो सीएजी अपनी रिपोर्ट प्रतिवर्ष लोकसभा में पेश करती है, उसी तरीके से निगरानी समिति को ये रिपोर्ट पेश करनी होती है। व्यवहारिक रूप से ये सारा काम सरपंच या पंचायत के इर्द गिर्द घूमता है। उनके इच्छा से निगरानी समिति बनती है, उनकी इच्छा से ग्राम सभा में कौन लोग आएंगे उसकी होती है, क्योंकि हम सब उसमें जागरूक नहीं। और जब जागरूकता से उसमें पार्ट नहीं लेंगे ग्राम सभाओं में, तो इस तरह से ये होगा कि हमें पता नहीं होगा कि कौन लाभार्थी चयन हो रहा है, किसकी सूची बन रही है, प्राथमिकता से कौन से काम हो रहे हैं, कौन से काम प्राथमिकताओं से नहीं हो रहे हैं, किन कामों को प्राथमिकता लेनी चाहिए, क्योंकि वो तो अनुमोदन तो ग्राम सभा से आएगा। प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता, गांव की प्राथमिकता जो वित्तीय वर्ष की तय होनी है वो ग्राम सभा तय करती है। पंचायत इस पूरे काम में, चाहे बजट खर्च हो, चाहे विकास योजना हो, चाहे गांव के संबंध में कोई कानून बनाना हो, चाहे कोई आबादी भूमि के पट्टे देने की बात हो, चाहे आबादी भूमि में कोई अलॉटमेंट की बात हो, ये सारे विषय जो है, इन सारों विषयों में ग्राम सभा के अनुमोदन के बिना पंचायत कुछ भी नहीं कर सकती। अगर ग्राम सभा का सदस्य जागरूक है तो पंचायत उसके एकदम कंट्रोल में रह सकती है, या यूं माने कि पंचायत और ग्राम सभा एक रूप होकर काम कर सकती है और बहुत बढ़िया से काम किया जा सकता है। अब मान लो कोई ग्राम सभा बुलाई और वो कागजी खानापूर्ति हो गई, और कोई जागरूक व्यक्ति है वो इसके बारे में जानकारी लेना चाहता है कि क्या क्या हुआ, और उसको प्रचारित भी करना चाहता है कि अगली ग्राम सभा कब होने वाली है, तो उसको क्या करना चाहिए? ग्राम सभा का कोरम है 10% का। अगर 10% उस पूरी ग्राम पंचायत के वोटर्स का 10% उस ग्राम सभा में नहीं आता तो वो ग्राम सभा अधूरी मानी जाएगी। हालांकि उसको बाद में कोरम को 1/20 कर दिया, कुल भाग का 20% था, फिर उसको 10 कर दिया। अगर 1 घंटे इंतजार के बाद में ग्राम सभा का कोरम पूरा नहीं होता है तो उस ग्राम सभा को स्थगित माना जाएगा, निरस्त नहीं माना जाएगा, स्थगित माना जाएगा। स्थगन के बाद में पुनः सूचना दी जाएगी पूरे ग्राम पंचायत में कि ये बैठक जो स्थगित थी वो आगामी दिनांक को पूर्ण की जाएगी। उसमें उसकी संख्या को 1/40 कर दिया, मतलब बढ़ा दिया उसको। जब एक कम संख्या हो तो भी चल जाएगा। मान लो 1000 में से पहले, हाँ, उसको थोड़ा कम कर दिया कि मान लो पहले 50 था तो उसको 25 कर दिया, आधा कर दिया, ताकि मान लो किसी कारणवश लोग नहीं आ पा रहे हैं तो अगली बैठक में उसकी आधी संख्या अगर आ जाएगी तो कोरम पूरा माना जाएगा। एक बात तो ये कोरम के विषय में, अगर वो नहीं आ पाया है, कोरम पूरा नहीं है, तो उस पर वो आपत्ति कर सकता है अगर वो कोरम पूरा नहीं है।
दूसरा, मान लो कोरम से बैठक हो गई, प्रस्ताव चले गए। प्रस्ताव लेने का एक तो तरीका है कि ग्राम सेवक को वो आरटीआई लगाकर किस ग्राम सभा में क्या क्या प्रस्ताव लिए गए, क्या बजट अनुमोदन किया गया, क्या क्या विकास योजनाएं बनाई गई और किन लाभार्थियों का चयन किया गया, इसकी पूरी सूचना वो आरटीआई के माध्यम से ले सकते हैं। आजकल राज्य सरकार ने एक ऐप भी लॉन्च कर दिया है ग्राम सभा का सारी सेवाओं का। उस ऐप में भी ग्राम पंचायत को जोड़ दिया है, तो उसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत का पिछला क्या योजनाओं का क्या प्रस्ताव ले रखा है, वो सारे के सारे प्रस्ताव उसमें शामिल लेते हैं। ग्राम सभा कोई भी प्रस्ताव लेगी तो वो ऑनलाइन उसमें रहेगा, तो उसमें जाकर कोई भी व्यक्ति कभी भी उस प्रस्ताव को डाउनलोड कर सकता है और देख सकता है। ऑनलाइन ये चेक कर सकता है कि मेरे गांव में किस काम पर कितना खर्च हुआ, किस योजना में कितना खर्च हुआ, किन किन लोगों को रोजगार मिला। अगर नरेगा की बात करें तो उसमें इस ऐप में सारी सब कुछ जानकारी अपडेट है कि किस व्यक्ति को कितने दिन नरेगा में रोजगार मिला है, किस उस दर पर रोजगार मिला है, क्योंकि नरेगा में दर उस काम पर तय होती है कि कोई काम कितना हुआ है, उसमें आपस में कंट्रीब्यूट करके और उसकी कॉस्ट से तय करते हैं कि उसको कितना पैसा मिलेगा। तो उस योजना में उसको कितना पैसा मिला, किस खाते में गया, उसका अकाउंट नंबर, उस व्यक्ति का नाम, सब कुछ आजकल ऑनलाइन है। सिर्फ कमी है तो जागरूकता की कमी है कि अगर देखना ही नहीं चाहे तो आपको कोई नहीं दिखा सकता अगर आपके सामने कागज पड़ा हो। लेकिन अब सरकार ने बहुत पारदर्शिता से इस काम को कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति जब चाहे ग्राम पंचायत में जाकर देख सकता है, ऐप पर देख सकता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में मशीन लगी हुई है जिसमें मशीनें लगी हुई है जहां ऑनलाइन सारे काम होते हैं, वहां पर भी आप जब कॉल कर चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे साधन अब हो गए। पहले सिर्फ एक आरटीआई साधन था, क्योंकि सरकार ने तय किया कि आरटीआई में जो लोग सूचनाएं मांग रहे हैं उसकी बजाय इन सूचनाओं को ऑनलाइन ही कर दिया जाए ताकि मांगने की जरूरत नहीं पड़े। तो अधिकतम सूचनाएं ऑनलाइन है। अब मान लो प्रताप शाह की वो व्यक्ति गया और उसको वो चीज नहीं मिली भौतिक रूप जो उसके प्रस्ताव में जो दिया हुआ था, वो चीज भौतिक रूप से नहीं मिलती है, या फिर ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी जो है या पंचायत जो है वो प्रस्ताव देने से आनाकानी करती है और ऑनलाइन उसने जो प्रस्ताव लिया है उसके आधार पर उसको वो चीजें नहीं मिल रही हैं या ग्राम पंचायत सहयोग नहीं कर रही है, तो वे क्या कर सकता है? उसको आगे क्या करना चाहिए? पहले तो उसको सूचना के अधिकार के तहत आवेदन प्रस्तुत करे और संबंधित जो भी ग्राम सभाएं हुई है, नरेगा में किस योजना में कितना पैसा लगा है, अपनी जैसे आपनो खेत अपनी योजना भी चली, उसमें कुंड निर्माण हुए, लोगों के जल संग्रहण के भी और भी निर्माण हुए उसमें, तो उन सभी से संबंधित अलग अलग योजना की अलग अलग एक तिथि के अनुसार वो कोई मांग करे। एक तो होता है कि इस सरपंच का पिछले 5 साल का सारा विवरण जो है मुझे दिया जाए, तो वो एक अनवांटेड चीज हो जाती है कि उसमें स्पेसिफाई कुछ भी नहीं है कि किस तारीख से किस तारीख तक कौन सी योजना में कौन से काम का आपको विवरण या दस्तावेज दिया जाए। तो जो भी आवेदन करे सबसे पहले उसको एकदम स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए कि मुझे वर्ष इसमें दिनांक इतने से इतने तक की ये सूचना मुझे प्रमाणित प्रतिलिपि चाहिए। उसमें ज्यादा लंबी सूचना ना हो। आजकल सूचना आयोग भी क्या है कि इसको डिनाई करने लग गया है कि आप पर्टिकुलर एक चीज दीजिए, थोड़ा बहुत समय का जो है उसमें मेंशन कीजिए। 2 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है, पिछले कई सालों का ही मांग ले, 10-15 साल 20 साल का, तो वो लगभग धारा 8 उसमें 6 में या कहीं भी आ जाता है, उसमें दे नहीं सकते भाई। जहाँ पे ज्यादा संसाधनों का अभाव है, गांव में चूंकि संसाधन का अभाव बता करके डिनाई कर देते हैं। अगर सूचना नहीं मिले तो उसको प्रथम अपील में जाना चाहिए। प्रथम अपील संबंधित सरपंच के पास होगी। सरपंच और ग्राम सेवक जिन्होंने तय कर लिया कि सूचना देनी नहीं है हमारे को, तो वो सूचनाएं नहीं देंगे। उसके अलावा कुछ सूचनाएं विकास अधिकारी के पास होती है। कोई भी नरेगा में जो सैंक्शन हुई है या ग्राम सभा से जो अनुमोदन होकर के जहां जाता है वो विकास अधिकारी है। विकास अधिकारी के पास भी वित्तीय जो भी सूचनाएं हैं, किस ग्राम पंचायत को कितना बजट किस मद में पारित हुआ है, कहाँ सैंक्शन हुआ है, वहां भी सूचनाएं उपलब्ध है, तो वहां भी उसको आवेदन कर देना चाहिए। फर्स्ट अपील
में भी नहीं मिले सूचना तो सेकंड अपील सूचना आयोग में उसको करनी चाहिए। उसके अलावा उस संबंधित ग्राम सेवक या सरपंच के खिलाफ राजस्थान के जो डीओपी है, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, उसके अंदर उसकी शिकायत करनी चाहिए, ताकि वो प्रभावित होगा, उससे प्रभावित होगा तो आगे आने वाले समय में वो आसानी से हर किसी को सूचना उपलब्ध करवाएगा। नहीं, जैसे अभी राम शाह ने बताया ना कि वो ऐप जो अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जिसमें से वो डायरेक्ट सूचनाएं ले सकता है, जन सूचना पोर्टल। हाँ। जन सूचना पोर्टल एक है, उसके अंदर भी सूचनाएं है, उसमें सूचनाएं पर्याप्त नहीं है। मैंने खुद भी देखा है उसको, पिछले 1 साल की सूचनाएं है, उसके अलावा पीछे की सूचनाएं प्रॉपर रूप में सभी योजनाओं की उन्होंने डाउनलोड नहीं की हुई है। हाँ, तो किसी का प्रश्न आया था कि वो कौन सा ऐप है, तो ऐप तो वही है, जन सूचना पोर्टल है, जिसमें से आप ले सकते हो। पोर्टल पे। हाँ हाँ, ठीक है। अब मान उसके लो अलावा एक SSO ID बना करके राजस्थान सरकार ने प्रत्येक विभाग का एक अलग से पोर्टल और बना रखा है। जन सूचना पोर्टल के अलावा भी है, जो सूचनाएं जन सूचना पोर्टल में अपलोड नहीं की है वो पर्टिकुलर हर विभाग का अलग से एक पोर्टल बनाया हुआ है, ऐप बनाया हुआ है। उस ऐप में आप अपनी SSO ID से लॉगिन करेंगे तो वो सूचनाएं उस पर भी मिल सकती है आपको। ये SSO ID क्या आ गई नई चीज, कैसे लॉगिन होती है? राजस्थान सरकार के प्रत्येक विभाग में और ऐप तक पहुंचने के लिए नागरिक के लिए अलग से SSO ID है और कर्मचारी के लिए अलग से SSO ID बनी हुई है। तो नागरिक अपनी एक SSO ID बनाएगा, जैसे मैंने मेरी मेल ID बना ली प्रताप सिंह कुमास, उसका जो एक पासवर्ड होगा वो मैं सेट करूंगा और उसके बाद OTP आएगा, OTP के बाद जो कैप्चा नंबर होते हैं वो उसमें फीड करने के बाद एंटर होंगे। एंटर होने के बाद उसमें सारे डिपार्टमेंटों के ऐप दिए हुए हैं, कौन से डिपार्टमेंट की आपको जानकारी चाहिए उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। एक बार ये सार्वजनिक रूप से SSO ID बनाने का प्रोसेस एक बार आप दोबारा बता दें। राजस्थान सरकार उसमें गूगल में जैसे ही आप फीड करेंगे SSO ID तो उसमें 2 ऑप्शन आते हैं। पहले से कोई रजिस्टर्ड है तो उसके लिए अलग से आता है, और उसके लिए तो आएगा साइन इन, और रजिस्टर न्यू करके एक ऑप्शन और आता है। जो रजिस्टर्ड जिनको न्यू करना है उसमें जाकर के उसके 2-3 ऑप्शन होते हैं। पहले आप अपना यूजर नेम ID बनाओगे, यूजर नेम ID के बाद में उसका एक पासवर्ड सेट करोगे। पासवर्ड सेट करने के बाद में OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, मोबाइल नंबर भी मांगा जाता है। वो OTP आप जैसे ही उसमें फिल करोगे तो उसके बाद उसमें एंट्री आ जाती है। इजीली है, कोई ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है। हाँ, तो फिर SSO ID डालकर आप संबंधित विभाग उस SSO ID डालोगे आप तो सभी विभागों के ऐप खुलेंगे। बिल्कुल हर बार जब भी आप उसमें एंट्री करोगे तो गूगल में यही फिट करना है राजस्थान SSO, आप इतना डालते उसमें ऐप खुलने लगेगा। आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड दोबारा डालना पड़ेगा, एक कैप्चा होगा, कैप्चर वर्ड होते हैं, वो डाल करके आप एंट्री कर सकते हो। उसमें सारे विभागों के जितने भी ऐप हैं पूरे राजस्थान के कंप्लीट उसमें है। तो उसमें फिर काफी डाटा उसमें पड़ा हुआ है। सूचना के अधिकार में मान लो डिले हो रहा हो तो उस ऐप से वो डायरेक्ट सूचना ले सकता है। हाँ, ले सकता है, उसका प्रिंट आउट ले सकता है। अब मान लो वो सूचना ले ली उसने राम साहब, और उसके बाद में फिर वो आगे क्या कार्रवाई करे? सूचना उसके पास आ गई और अगर उसे लगता है कि ये सूचना जो है वो सही नहीं है, या जो प्रस्ताव लिया था उसके अनुरूप नहीं है, या जितना बजट खर्च हुआ था उसके अनुरूप काम नहीं हुआ जमीन पर, दोनों में डिफरेंस है कोई, तो उसके पास एंटी करप्शन ब्यूरो में SCB में FIR दर्ज कराने का एक पहला स्टेप है। वो इस कागजों के साथ मौके की फोटो और मौके का जो भी उसके पास साधन है उन दोनों को अटैच करते हुए एक तो SCB में FIR दर्ज करा सकता है, SCB को लिख सकता है कि हमारे ग्राम पंचायत में इस तरह का ये काम हुआ, इसका डॉक्यूमेंटियल ये है और फिजिकल ये है, दोनों में ये डिफरेंस है और लगभग इतने अमाउंट का डिफरेंस है, जो भी अगर उसको जितना भी उसके ध्यान में आए। एक काम तो ये कर सकता है, वो SCB में FIR के लिए लिखे और SCB इस बात की जांच करेगी कि वास्तविकता क्या है और काम कितना हुआ है। दूसरा, विभाग को वो विकास अधिकारी को पत्र लिखकर इस बात की जांच के लिए लिख सकता है
जिला परिषद सीओ को जांच के लिए लिख सकता है, और विकास अधिकारी और जिला परिषद सीओ, वीडियो और सीओ दोनों के पास ये अधिकार है कि वो ऐसी किसी भी शिकायत पर एक कमेटी का गठन करके उसकी जांच करवा सकते हैं। ऐसी किसी भी शिकायत पर कमेटी का गठन करके और अपने विकास पंचायत समिति के जेएनआईएन से या पंचायत जिला परिषद के जेएनआईएन से इस बात की जांच करा सकते हैं कि फिजिकल वर्क क्या है और डॉक्यूमेंट में क्या आ रहा है। तो ये दोनों तरीके हैं। और फिर जिला कलेक्टर तो है ही है माध्यम, तो जिला कलेक्टर के माध्यम से भी आप जा सकते हैं। इन सब में भी अगर लगता है कि आप किसी को नहीं लग रहा है, जिला सतर्कता समिति करके एक संस्थान है राजस्थान सरकार की, एक कमेटी है जिला सतर्कता समिति, बहुत प्रभावी कमेटी के रूप में काम करती है, जिसका काम ही विजिलेंस है, उसका नाम भी विजिलेंस है, और डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी जिसका नाम है, जिसमें कलेक्टर उसकी अध्यक्षता करते हैं, एडीएम उसके सेक्रेटरी होते हैं। तो वहां वो रजिस्टर्ड करा सकता है परिवार के इस तरह का एक ये है, इसकी जांच की जानी चाहिए वहां, क्योंकि सरकार के साथ साथ 4 नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं उसमें सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। तो वहां उसकी बात को ज्यादा गंभीरता से सुना जाता है। और वहां अगर वो कमेटी गठन का निर्देश हो गया, क्योंकि उसमें जिला परिषद सीओ, विकास अधिकारी सब लोग जुड़े होते हैं डायरेक्ट उस प्रत्येक बैठक में, तो उनको अगर निर्देशित किया जाता है लिखित में, तो उनको वो जांच करनी होती है। हाँ, तो कुल मिला के बात अपने इतनी सी समझ में आई कि ग्राम पंचायत में जो सरपंच और वार्ड पंच और ग्राम सेवक होते हैं वो ग्राम पंचायत है, लेकिन उन सब का जो मदर इंस्टीट्यूट है वो ग्राम सभा है। ग्राम सभा से वो सब इलेक्ट होते हैं। तो ऐसी स्थिति में ग्राम सभा उनसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है। जिस प्रकार से सरकार लोकसभा और राज्यसभा से बनती है, उसी तरीके से ग्राम सभा से ग्राम पंचायत बनती है। और जिस तरह से संसद का सरकार पे नियंत्रण होता है, उसी तरह से सैद्धांतिक रूप से कानून में तो ग्राम सभा का भी ग्राम पंचायत पे नियंत्रण है। लेकिन व्यवहार में जागरूकता के अभाव में ये सब नहीं कर पा रहे हैं। उसका परिणाम ये होता है कि ग्राम पंचायतें अपनी मर्जी से काम करती है और हम लोग फिर केवल शिकायत करने तक सीमित हो जाते हैं। और वो शिकायत करने तक सीमित होने के कारण फिर हम केवल शिकायत करने तक सीमित होने के कारण वो सब चीजें हम कर नहीं पाते, अनावश्यक रूप से विवाद करते हैं और उल्टे जाकर वो कानूनी कार्रवाई हमारे खिलाफ हो जाती है। जबकि सीधा सा तरीका ये है कि हम लोग यदि चाहते हैं कि ग्राम पंचायत में हमारी सक्रिय भागीदारी हो, तो उसका बेस्ट तरीका है कि ग्राम सभा के सदस्य के रूप में आप उतने ही पावरफुल हैं जितने आपके सरपंच पावरफुल हैं। और सरपंच के बाद उसमें उसके माध्यम से आप सूचनाएं ले सकते हैं। सूचनाएं लेने का तरीका एक तो यही है कि ग्राम सभा की जब भी बैठक हो, आप अधिकतम लोगों को, जागरूक लोगों की उसमें भागीदारी बढ़ाएं। दूसरा तरीका ये है कि आप जनसंपर्क पोर्टल से ले लें। जनसंपर्क पोर्टल पे जैसा प्रताप सिंह जी ने बताया कि सभी सूचनाएं अभी तक वो है नहीं वहां पर, इसलिए ऐसी स्थिति में आप फिर SSO ID के माध्यम से उस हर विभाग की उसमें सभी जो सूचनाएं होती हैं, इसलिए आप सभी सूचनाएं ले सकते हैं। और इससे आगे जाएं तो सूचना के अधिकार के तहत आप स्पेसिफिक सूचना मांगेंगे तो आसानी से मिल जाएगी और उस सूचना के माध्यम से भी आप सूचनाएं ले सकते हैं। सूचनाएं लेने के बाद में आप लोग उसके आधार पर आगे शिकायत कर सकते हैं, उसको ठीक करवा सकते हैं। वो विभागीय शिकायत कर सकते हैं, जैसे विकास अधिकारी को शिकायत करें, जिला परिषद में शिकायत करें। विभागीय शिकायत नहीं करें तो आप फिर दूसरी शिकायत ACB में कर सकते हैं। और ACB में भी यदि आप करते हैं, उसमें भी यदि नहीं हो रहा हो तो और बेस्ट तरीका सतर्कता समिति है, उस सतर्कता समिति के माध्यम से भी आप शिकायत कर सकते हैं। ये प्रोसेस ग्राम सभा का है। ये छोटे से समय में आप जितना बता सकते थे उस विषय में बात करी, लेकिन 2 नई जानकारियां प्रताप साहब निकल कर आई। एक तो आपके SSO ID वाली और दूसरी जिला सतर्कता समिति वाली। तो आप दोनों ही इस विषय में उपयोग करते हैं तो एक PPT बनाएं, SSO ID कैसे बनाई जाती है, कैसे उसका उपयोग किया जाता है, और उसी तरीके फिर उसकी अपन अलग से एक वेबिनार करें कि पूरा SSO ID का कैसे बनाई जाती है और बनाने से लेके और फिर उसका उपयोग कैसे करते हैं, तब तक की पूरी प्रक्रिया समझाई जाए। और उसी तरीके से राम साहब, ये जिला सतर्कता समिति के आप मेंबर रहे, तो जिला सतर्कता समिति कैसे काम करती है, कैसे उसमें वो
उसके अंदर हमारी भागीदारी बनती है और उसके बाद कैसे हम उसमें शिकायत कर सकते हैं, उसका परिणाम कैसे निकल सकता है, क्या क्या उसका प्रोसेस है, इसके ऊपर भी अपन एक वेबिनार कर सकते हैं। अभी मुझे लगता है कि जितने इस माध्यम से जितनी सीमित जानकारी दी जा सकती थी उतनी हम सब लोगों ने दी है। और कोई बात प्रताप साहब बची हो या फिर अर्जुन सिंह जी ये जुड़े हुए हैं, आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछें, नहीं तो फिर अपन इसको यहाँ पूर्ण करें। कोई बची हुई बात हो प्रताप साहब बताएं। एक इसमें और जानकारी उपलब्ध करवाना चाह रहा हूं कि कोई भी ग्राम पंचायत जिसमें लगता है कि मुझे लगता है कि मेरे ग्राम पंचायत में जो बजट व्यय किया गया है उसमें करप्शन हुआ है, अगर मैं उसकी जांच करवाना चाहता हूं तो सीएजी सेंट्रल ऑडिटर जनरल जो जयपुर में मुख्यालय है, अपने राजस्थान का मुख्यालय है, वहां भी उससे संबंधित एक शिकायत करके यह मांग की जा सकती है कि आप इस पंचायत में, इस पंचायत के अंदर इन कामों के अंदर इनकी जांच की जावे, इनका जो आय जिस हिसाब से बजट आया था इस पंचायत में उस बजट के हिसाब से इन्होंने खर्च ना करके गुणवत्ता रहित ये काम किए, कुछ कामों का स्पेसिफिक देते हुए वहां जांच की मांग की जा सकती है। और वो लोग क्या करते हैं कि उनकी जांच तो वैसे भी होती है, ग्रामीण विकास जो पंचायती राज विभाग है वो जिला परिषद स्तर पे वो एक बार सरसरी तौर पे करते हैं। अगर इस तरह की पंचायत की शिकायत 2-4 गई होती है तो वो सैंपल के तौर पे उसी ग्राम पंचायत को ले लेते हैं, उस ग्राम पंचायत को शामिल करते हुए वो पूरे जिले की एक रिपोर्ट तैयार कर देते हैं। वो इतनी सक्षम है कि वो ना किसी राजनीतिक दबाव में आती है, ना मंत्री के ना मुख्यमंत्री के दबाव में है। वो स्वतंत्र एजेंसी है, उसकी जांच रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर भी पढ़ी जाती है। हाँ, तो ये जानकारी एक ये नया सोर्स है जिसपे भी डायरेक्ट हम शिकायत करके इसकी जांच करवा सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी। वैसे ये SSO ID कैसे बनाई जाती है यूट्यूब पे पूरा है, किसी अशोक सिंह जी कोई हमारे व्यूअर हैं उन्होंने लिखा है, लेकिन फिर भी हम एक ऐसी वेबिनार करेंगे तो प्रताप साहब इसकी तैयारी करें। और आज आप लोगों ने समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत आभार आप लोगों का, और जो लोग देख रहे हैं उन लोगों का भी बहुत बहुत आभार। जय संघ शक्ति, जय संघ, धन्यवाद। जय